धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को जय जिनेंद्र। आपका परम सहयोग मिल रहा है। आप सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पिछले स्वाध्याय में हमने पढ़ा था किस प्रकार से मुनि श्री यतिराज ने उस राज परिवार को सांत्वना दी और अणुव्रतों का पालन करने का उपदेश दिया और उन सभी ने अणुव्रत धारण करे और उनका पालन किया और धर्म के आचरण करते हुए वे आगे अपना जीवन चला रहे थे। आगे 16वें सर्ग का आज स्वाध्याय करेंगे। इससे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौगा प्रक्षालति सकल भूतल मलकलंका मुनिरूपार्षित तीर्था सरस्वती अर्तु नो दुर्तान् अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञाने अंजन शलाकया चक्षुभि उन्मिलितमेने तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल काल विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मने प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री वरांग चरित नामधेयम एतन मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगण देवा तेषां वचन साधमासाद्य आचार्य सिद्धि जटा सिंह नंदी महाराज विरचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधान तय श्रवन्तु। ललितपुर के श्रीमान सेठ लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि पुरुषार्थों धन धान्य आदि के विभाजन में कुशल थे। शरीर और मन दोनों से सुंदर थे तथा व्यवहार से अत्यंत उदार थे। उन लोगों के सभी गुण उनके पुत्रों में भी थे। फलतः इन सब के अनुग्रह को स्वीकार करता हुआ पृथ्वीपति वरांग वहां पर आनंद से रमा हुआ था। जब अन्य हाथी यौवन के मद में चूर होकर के जंगल में घूमता है तो युवती हथनियां उसके पीछे पीछे दौड़ती हैं तथा यथेच्छ प्रकार से वह उनके साथ रति का सुख लेता है, किंतु उसके संयत आचरण के कारण से बंधन को प्राप्त होकर के दुख भरता है। बिल्कुल यही हालत युवराज वरांग की थी। दूसरे राजा की राजधानी में पूर्वकृत पाप कर्मों का उदय होने पर वह बाह्य सुख तथा आंतरिक दुख के मिश्रित अनुभव को करता हुआ एक विचित्र अवस्था में दिन काट रहा था। यद्यपि वे स्वयं निर्मल यश अवधात गुण अनुपम कांति तथा असंख्य संपत्ति के स्वामी थे। जिस समय युवराज वरांग ललितपुर में निवास कर रहे थे उसी समय वहां पर जो अति विशाल परिवर्तित घटित हुआ उसका आगम में जो वर्णन मिलता है मैं उसके अनुसार यहाँ पर वर्णन करूंगा। ज्ञान पिपासा आदि गुणों के भार से नम्र तथा सज्जन पुरुषों से उसे ध्यान से सुने। उस समय यादव की नगरी मथुरा में जो प्रतापी राजा राज्य करता था वह इंद्रसेन नाम से पृथ्वी पर प्रसिद्ध था। महाराज इंद्रसेन का बड़ा बेटा उपेंद्र सेन तथा जिसने अपने पराक्रम सैन्य कोष आदि के बल पर बड़ा अहंकार था, मथुराधिपति का वह अहंकारी पुत्र उस समय युवराज पद के आसीन हुआ था। इन बाप बेटों को आपस में समस्त सामंत राजाओं ने अधिपत्य मान लिया था और अपनी प्रभुता का पट्टा स्वयं सामने जाकर के उनको ग्रहण किया था। इन दोनों ने समस्त राजाओं के प्रभुता के अहंकार को चूर कर दिया था और किसी भी सामंत में इतना धैर्य
और साहस न था कि वह उसके विरुद्ध सिर उठाता। अतएव वे दोनों बाप बेटे सूर्य और चंद्रमा के समान चमक रहे थे। असीम वीर और तेज के कारण से उद्दंड हो गए थे। उनके कोष को दंड सैन आदि की कोई समानता न कर सकता था। अपने सब सामंत राजाओं को सार सेना तथा कोष आदि को उन्होंने बलपूर्वक झटक लिया था। इसके द्वारा वे इनके चरों के द्वारा इन्हें समाचार दिया गया था कि ललितपुर के अधिपति महाराज देवसेन के पास सर्वोत्तम हाथी है। वह हाथी ऐसा दुष्ट तथा सुंदर, हष्ट पुष्ट तथा सुंदर था कि उसे देखते ही आकर्षण हो जाता था। उसके गंडस्थल से सदा मदजल बहता रहता था। उसके प्रवाह से उसके दोनों कपोल, स्किंद और आदि रहते थे। उसकी शक्ति का अनुमान करना कठिन था। उसका संग रूप बरसते हुए मेघ के समान था और वह इतना अधिक दृढ़ तथा विशाल था कि चलता फिरता पर्वत ही प्रतीत होता था। वह हाथियों के भद्र नामक जाति से उत्पन्न हुआ था और हृदय को शांत था। भली भांति से शिक्षित किया गया था। कार्य करना, विधि को समझना, क्षेत्र को पहचानना आदि गुणों का भंडार था। उसके शरीर का अनुपात तथा अंगों का विभाग आदर्श स्वरूप था तथा उसके सुंदर सुडोल गंडस्थलों का आगे का भाग ऊंचा था और इस मधुप्र नाम के आदर्श हाथी को मथुरा का राजा इंद्रसेन प्रेम पूर्वक नामांग करके बलपूर्वक अधिपति से छीन लेना चाहता था। वह अपनी प्रभुता और कोष के अभिमान में इतना चूर था कि उसने जिस पत्र को लिख करके उक्त हाथी की चाह प्रकट की थी उसमें सामनीति का नाम ही ना था। अपने बहुमान्य दूत को इस प्रकार के पत्र के साथ उसने भेजा था। वह दूत भी मार्ग में भांति भांति के वनों को देखता हुआ, उन्नत पर्वत, गंभीर नदी तथा पर्वतों के बहते हुए मनोहर झरने को लांघता हुआ उनके अनेक देशों में प्रवेश करता तथा उत्तम ग्रामों को देखता हुआ क्रम से महाराज देवसेन राष्ट्र की सीमा में जा पहुंचा और उसके उपसंत धीरे धीरे वह राजधानी के पास पहुंचा था और जिसका नाम ललितपुर सार्थक ही था, क्योंकि वह उद्यानों, प्याइयों और अतिथि शालाओं, सभागृहों तथा के द्वारा अत्यंत मनमोहक था। मथुराधिपति के दूत ने धीरे से नगर में प्रवेश करके राज्यसभा के उपयुक्त शिष्टाचार पूर्वक महाराज देवसेन के दर्शन किए थे। महाराज देवसेन ने भी दूत के हाथ से लेख को लेकर के खोला तथा वह शिष्टाचार के अनुसार उसको पढ़ा भी था और पढ़ करके उसने देखा कि पत्र में शाम का नाम भी न था और उदारता से उद्धतता से भरा हुआ था। फलतः उसका क्रोध भभक उठा और लेख को उसने भूमि पर फेंक दिया। क्रोध के कारण महाराज देवसेन ने नेत्र लाल हो गए थे और आवेश के वेग में ओंठ कांप रहे थे। क्रोध ने विवेक को ढक दिया था। फलतः उन्हें अपनी ओर शत्रु की शक्ति का ध्यान न रहा। उन्होंने दूत को कठोर शब्द ही न कहे अपितु भर्त्सना भी की थी। इतना ही नहीं, मथुरापति के पत्र को उसके दूत के सामने ही पैर से मसल दिया था। इतने में भक्षी उनका क्रोध शांत न हुआ था और सामने विवश खड़े दूत से उन्होंने वचन कहे थे, उनमें साम शांति की छाया तक न थी। उन्होंने कहा था, बहुत कहने से क्या लाभ है। तुम सुनो हे दूत, युद्ध के बिना इस अपमान की शांति नहीं हो सकती है। तुम्हारे राजा इसके पहले आक्रमण करके अपने पराक्रम के बल पर सब सामंत राजाओं को जो विपुल संपत्ति छीन ली है उसे ही वह
बचाने में प्रयत्न करें। उसके सिवा अब दूसरों की ओर अधिक संपत्ति या वैभव का अपहरण करने का प्रयत्न करें। कारण ऐसा करने में उनका विपुल परिश्रम ही व्यर्थ जाएगा, अपितु उसके अशुभ तथा अनर्थ का होना भी असंभव है। हे दूत, तुम्हारे राजा को अब शांत रहना चाहिए। उसे अपने राजा के वर्तमान विस्तार से ही संतोष करना चाहिए। जो उपयुक्त स्थान या मर्यादा है उसके भीतर ही यदि वह रहेगा तो ही वह वहां आकर के उसकी दूसरी व्यक्ति को उसके सिंहासन पर बैठा दूंगा। इसमें थोड़ा भी संदेह मत करना। मेरे द्वारा ही यह इंद्रसेन मथुरा के राज सिंहासन पर बैठाया गया है। अब यदि वह शक्ति के दर्प में अपने कुल में चली आई परंपरा के अनुसार आचरण नहीं करता है तो उसके पहले उसने बलपूर्वक जितना भी दूसरा का धन छीना है वह दुष्ट कदाचारी की वह भी सब की सब संपत्ति में दूसरों के द्वारा लुटवा दूंगा। अथवा यदि उसे इतनी जल्दी है कि मेरे आने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता है अथवा उसमें यदि कुछ भी पौरुष है तो वह समाचार पाते ही अपनी पूरी सेना के साथ मुझसे युद्ध करने के लिए चला आवे। हम दोनों में से जो अधिक युद्ध कुशल होगा तथा जो विजयी होगा हारे हुए के देश नगर हाथी घोड़े आदि सर्वथा उसी के होंगे। ललितपुर के राजा के उस समय इतने कुपित थे कि भय आदि दूसरे भाव उनके पास भी न फटकते थे। अतएव उन्होंने भरी सभा के सामने ही दूत को बुरी तरह से फटकार करके उक्त घोषणा कर दी थी। उन्होंने मथुराधिपति का विरोध करने का निर्णय कर लिया था और इसी कारण उसके पत्र को भी उत्तर न दिया था और वह दूत का आधा सिर मुंडा करके उसे वापिस कर दिया था। आधा सिर मुंड जाने के कारण मथुराधिपति के दूत का चित्त बड़ा डर से बैठ गया था। अतएव महाराज देवसेन ने ज्यों ही उसे राजसभा छोड़ने की आज्ञा दी त्यों ही वह अपने अधमुड़े सिर पर हाथ फेरता हुआ वहां से चल दिया और अपमान का इतना गहरा धक्का उसे लगा था कि वह चुपचाप बिना कुछ कहे ललितपुर से चल दिया था। दूत के लौटने का समाचार पाकर के मथुराधिपति सेन ने उसे भरी राजसभा में अपने कार्य समाचार देने को बुलाया था, किंतु जब उसने देखा कि दूत बिना उत्तर के ही नहीं लौटा है अपितु शरीर का अपमान छाप अर्धमुंड भी लगा दी थी, उसके क्षोभ का पार न रहा। राजसभा में विराजमान अनेक राजाओं के समक्ष ही उसने देवसेन के ऊपर अत्यंत कुपित हुआ और स्वभाव से ही उसका अपमान बढ़ा हुआ था और इसके कारण से वह किसी को कुछ ना समझता ही था। दूसरे के कारण अपमानित होने कर कैसा अनुभव होता है यह सब सपन में भी उसने सोचा ना था। अतीब क्रोध से आवेश में वह बार बार लंबा श्वास खींचता था और जिससे उसका सारा शरीर कांपता था तथा प्रत्येक बार क्रोध से छटा उस पर वैसे ही बढ़ जाती थी जैसे कि हवा लगने से आग की ज्वाला लपकती है। जो राजा लोग मंत्र आदि शक्ति सैन्य आदि बल तथा पराक्रम में मुझसे बढ़कर हैं मैं उनके साथ भी दारुण युद्ध करने के लिए कटिबद्ध था। अतएव जब मैंने युद्ध का आह्वान करते हुए उन्हें पत्र भेजा तो जब वे भय से पानी पानी हो गए थे और पानी मांगने थे ही मुझे अतिल संपत्ति मेरे चरणों में अर्पित की थी, तब फिर वे इस क्षुद्र ललितपुर अधिपति की तो बात ही क्या थी। यह नीति शास्त्र को सर्वथा कोरा है, उससे अपने बल का भी अधिक ज्ञान नहीं है तो वह महामूर्ख दूसरों के विषय में जानेगा ही क्या। केवल मर जाने के लिए ही तो जलती ज्वाला में के सामने उद्यत मेरी सेना पतंग की तरह घुस करके प्राण ही दे देना चाहता है। फिर भी अनुपम तथा अद्वितीय हाथी के स्वामी ललितपुरेश ने मुझसे बहुत अद्भुत वस्तु दी थी, क्योंकि इस संसार में कोई भी योद्धा नहीं है जो मेरी समता करने की साहस करे तो भी बहुत लंबे अरसे के बाद
मेरे युद्ध करने की अभिलाषा इसे स्वयं आगत शत्रु की कृपा से पूर्ण होगी। इन वाक्यों के द्वारा उसने अपने क्रोध को प्रकट किया था। मैं जो कहूँगा उसी को नीति मान करके यदि पालन न करेगा तो चाहे उसकी इस उद्दंडता के कारण लोभ हो, आत्मवैभव हो या घमंड हो, उसे ललितपुर के सिंहासन पर की चोटी से चोटी पकड़कर नीचे खींच ही दूंगा तथा किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति को वहां स्थापित करूंगा जो मेरे बस में रहना स्वीकार करेगा। यदि ललितपुर का अधिपति केवल एक हाथी के कारण अपने सुखमय राज्य समाज महत्वाकांक्षाओं को परिपूर्ण जीवन नहीं चाहता है तो निश्चित ही समझिए मेरे प्रबल प्रताप युक्त सेना से उसकी राजधानी में ही नहीं अपितु अपने राष्ट्र से सभी खदेड़ करके निकाल देगी। तब उसे अभागे को समस्त आशाएं मिट्टी में मिल जाएंगी और वह मेरे चरणों की शरण की याचना करता हुआ आवेगा। जबकि वह मेरे उस प्रचंड शासन के अवहेलना करता है जिसका प्रभाव संसार के समस्त राजाओं अक्षुणी है, तब वह निश्चित ही अपनी प्राण प्रियाओं की पुत्रियों, विपत्ति का सहायक मित्रों व आज्ञाकारी सेवकों की असीम कोश व रणकुशल सेना के साथ सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। बहुत अधिक निरर्थक बकभक्षक करने से क्या लाभ है। मेरे द्वारा निश्चित किया गया कर्तव्य तो तभी लोगों की दृष्टि में आता है जबकि वे उसका फल सामने देखते हैं। इस प्रकार अपनी अटल प्रतिज्ञा को राजसभा में प्रकट करके मथुरा के उस उद्दंड राजा ने बिना विलंब किए उसी समय अपनी राजधानी से प्रस्थान कर दिया। उसके प्रस्थान करते ही उसके सभी ही राजपुत्र, जिनका प्रधान उपेंद्र सेन था, तथा सब ही आज्ञाकारी राजा लोग जो उसके नेता महाराज प्रवर सेन को मानते थे, इन सब ने ही अपने हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सेना को साथ लेकर के उसी मार्ग को बढ़ना आरंभ कर दिया था। पर आगे आगे इंद्रसेन चल रहा था और इस महासेना ने अंग देश, बंगाल के भाग, बंगाल, मगध, बिहार, कलिंग, उड़ीसा, मद्रास प्रेसिडेंसी का जंगम जिला आदि भाग, सुए, दक्षिण पश्चिम बंगाल और पुंड्रु, कुरु, अश्वक, राजधानी मस्की और अभिक्षरक, अवंतिका, उज्जैन, भोपाल, मालवा, कौशल, उत्तर अवधि, दक्षिण प्रांत का महाराष्ट्र भाग, मत्स्य, भरतपुर आदि महाराष्ट्र, गुजरात भाग और विंध्याचल, विंध्य प्रदेश, महेंद्र पर्वत का राजा, सौरीवीर, गुजरात का भाग, संदर्भ, सिंधु, कश्मीर, कुंतल, कर्नाटक, चरक, औद्र, उड़ीसा, विदर्भ, विदिशा, भेलसा, पंचाल, पंजाब का भाग आदि देशों के राजा लोग अपनी अपनी विशाल सेना के साथ सम्मिलित हुए थे। इनमें से प्रत्येक की सेना नाना प्रकार के विशेष शस्त्रों अस्त्रों से सुसज्जित थी। सब अपने अपने देश की ध्वजाएं फहराए चले जा रहे थे। प्रत्येक देश के राजा का छत्र भी अलग अलग रंग के रूप का था और उनमें एक भी राजा ऐसा नहीं था जो घोर युद्ध करने के लिए लालायित ना हो रहा हो। इन योद्धाओं में जो वीर लड़ रहे थे उनके हृदय भटों, स्वागत, सम्मान, पद, वृद्धि आदि के द्वारा इतने बढ़ गए थे कि वे सब कुछ बाजी लगा करके अपने प्रभु का हित करना चाहते थे। राजाओं में जो कोई राजा कहते थे इस युद्ध में हम लोग अपनी अपनी सूरवीरता का वास्तविक प्रदर्शन करेंगे। प्रभु का कोई भी काम ना करते हुए भी नहीं अनेक अगणित दिन व्यर्थ ही बीत गए थे। बहुत समय के बाद यह अवसर मिला है। महाराज इंद्रसेन के सामने ही अपने सच्चे बल, शौर्य और रण कौशल को प्रदर्शन करूंगा।
इस तरह उत्साह से भरे हुए वचन कहते थे। और इस युद्ध में रणस्थली में प्रांगण में मैं देखूंगा कि मनुष्यों में कितनी शक्ति हो सकती है अथवा मनुष्य के शरीर जीवन कितने सारहीन है। इस बीच में कोई दूसरा बोल पड़ता था, अरे भाई, आग में धुआं की जिसकी ध्वजा है तपाए जाने पर ही सोना शुद्ध होता है तथा जिसके चोखेपन में परखने में भी यही उपाय है। महाराज इंद्रसेन की सेना विशाल होने से साथ साथ अति उत्साही और उग्र भी थी और उनका आत्मबल इतना पुष्ट था कि दारुण विप्लव के समय ही थोड़ी सी कमी नहीं आती थी। मथुरा राज्य के विशाल विस्तार को कौन नहीं जानता था तथा कोष के अनुमान का करना ही गिनरा पागलपन था। आज तक मथुराधिपति के पराक्रम को किसी ने नीचा नहीं दिखाया था। वह जिससे कि बैर बांध लेता और उससे कभी भी नहीं भूलता। प्रत्येक विषय का विचार करता और विधान सर्वांग सुंदर नीति अनुसार करता है। इस तथा उसकी बुद्धि इतनी प्रखर है कि किसी विषय को समझने में कहीं भी धोखा नहीं खाती है। दूसरी तरफ बेचारा ललितपुर अधिपति है, उसमें इन गुणों में से एक भी गुण नहीं है। यदि उसकी कोई विशेषता है तो बस यही है कि आत्मगौरव को ही सब कुछ मानता है। तब हम मथुराधिपति तथा स्वाभिमान ललितपुरेश के इन दोनों योग्यताओं के अंतर को सोचते हैं तो वह बड़ा अंतर दिखाई देता है कि एक मच्छर और मधुमक्खी आदि में होता हुआ दूसरे कुछ लोगों का तथा कि बेचारा ललितपुरेश बड़ा ही अज्ञ है, जो कि वह अपनी सैन्य कोष आदि शक्तियों तथा अन्य दुर्बलताओं तथा छिद्रों को भी नहीं देखता है। वह निरामूढ़ ही है जो महासमुद्र के समान अति बलशाली तथा अनंत सेना के संचालक मथुरा के राजा के साथ युद्ध करने के लिए उद्यत है। इन लोगों को मत था कि देखो तो केवल एक शुभ लक्षण से युक्त मदोन्मत्त हाथी के लिए अपनी प्रभुता वैभव राजधानी तथा सुसंपन्न राष्ट्र को खोए देता है। फलतः केवल यही ललितपुरेश नीति ज्ञान विहीन नहीं अपितु उसके मंत्री भी राजनीति के व्यवहार से अत्यंत अकुशल हैं। संभव है कि उसके मंत्री राजनीति में पारंगत हों किंतु वही उनकी संपत्ति को न मानता हो तथा अथवा वे जानते हुए भी किसी कारणवश वे शुभ मंत्र ना दे सकते हैं अथवा यही समझिए कि उसके विनाश की मुहूर्त आ गई है, इसलिए वह इतने विपुल शक्तिशाली के विरोध कर रहा है। क्षुब्ध समुद्र के समान विशाल तथा उग्र सेना के साथ आक्रमण करते हुए इस मथुराधिपति के समक्ष जम करके आक्रमण को रोकने की भी सामर्थ्य बेचारे ललितपुरेश में नहीं आवेगी। परिणाम यही होना है कि मदोन्मत्त हाथी को लेकर के अपना देश छोड़ देगा और कहीं भी भाग जावेगा। ऐसा ही कुछ अन्य विचार करते कहते कहते जो राजा कोष दंड मंत्र आदि शक्तियों को अपने में शत्रुहीन होते हुए नीति शास्त्र के अनुसार प्रत्येक विषय पर गंभीरता मंत्रणा करते थे और तब उसे कार्यान्वित करते हैं, वे बुद्धिमान तो केवल नीति बल से ही अपने शत्रुओं को जीत लेते हैं तथा नीति मार्ग के प्रतिकूल आचरण करने वाले महाबली भी अपने साधारण शत्रुओं के द्वारा जीते जाते हैं। फलतः किसी एक बात को ही निश्चित नहीं कहा जा सकता है। ऐसे नीति शास्त्र के पंडितों का मत था कि अन्य लोगों की दृढ़ता मत था कि जो सर्वशक्तिमान है उसे ही जीता जा सकता है, जो एक क्षण के लिए प्रमाद नहीं करता है। ऐसे अप्रमादी पर भी उसके विजयी होती है, जो किसी कार्य में लग जाने पर एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देता है। शीघ्रता को नीतिमान सिर कटाता ही सिर पीटता ही रह जाता है। नीतिमान के आगे झुक जाना पड़ता है
और उसके पक्ष में देव होता है कि उसके विरुद्ध नीतिमान भी सिर पीटता रह जाता है। इस प्रकार आपस में वार्तालाप करते हुए इंद्रसेन के पक्ष के राजा लोग विजय यात्रा के मार्ग को कब समाप्त कर दिया था उसका उन्हें पता भी न लगा था। उन्होंने देखा था कि वे शत्रु के देश जा पहुंचे हैं। शत्रु सेना ने ज्यों ही ललितपुर राज में प्रवेश किया त्यों ही उसने जो ग्राम आदि सामने पड़ा उसी को नष्ट कर डाला और इस प्रकार केवल राजधानी ही शत्रु के प्रहार से अक्षत रह गई थी। शत्रुओं के सर्वग्रासी आक्रमण से राज्य की प्रजा भी उनकी निर्दयता का आतंक बैठ गया था। लूट खसोट से जिसके पास जो भी कुछ बचा गया था वह धन दान सब अन्य सार पदार्थ को लेकर के सारे राज्य की प्रजा को ने अपने स्त्री बच्चों के साथ प्रधान नगरी ललितपुर में शरण ली थी। किंतु मथुराधिपति इंद्रसेन के सहायक राजाओं की विशाल वाहिनी ने उस विशाल राजधानी को भी चारों ओर से घेर लिया था, क्योंकि वह राजधानी अपरिमित वैभव परिपूर्ण थी। उसके प्रधान द्वार पर ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं तथा तोरण के लिए शुभ अनुपम थी। शत्रु सेना ने ऐसा घेरा डाला था कि नगरी के घास फूस ईंधन पानी आदि तक पहुंचाना दुर्लभ हो गया था। उसी समय महान श्री संपत्ति तथा तेज विभूषित मथुराधिपति की विशाल सेना ने ललितपुर के द्वार खटखटा रही थी कि उसे देखते ही महाराज देवसेन ने अपने प्रधानमंत्रियों को बुलाया था और वे सबके सब समय तथा नीति के अनुकूल सम्मति देने में दक्ष थे। अतएव महाराज ने उनके साथ गंभीर मंत्रणा के आरंभ करते हुए कहा था कि इसमें संदेह नहीं कि हमारा शत्रु प्रबल है, उसे बड़ी कठिनता से पीछे ढकेला जा सकता है कि शेष कर तब तक कि उसी राजधानी के चारों ओर दृढ़ घेरा डाल दिया है और हमारा निजी दंडबल ही उसने हीन है और हमारे सहायक सपक्ष के मित्र राजा कोष तथा दुर्गों की संख्या भी उसके सामने नगण्य है। हमारे प्रधान किले भी अभेद्य हैं, उत्तम किले के गुण नहीं है तो भी इनसे हस्त रतन को नहीं देना चाहता हूँ। ऐसी अवस्था का पलायन में ही गति हो सकती है, किंतु मैं नगर को छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। तब वह कहेंगे कि युद्ध करो, सो मैं इस शत्रु के साथ लड़ना भी नहीं चाहता हूँ। ऐसी अवस्था में पलायन की गति हो सकती है, किंतु मैं नगर छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। अतएव आप सब इन बातों को सूक्ष्म अन्वेषण करने के लिए सर्वथा उपयुक्त होकर के उस मार्ग को बतावें। वे सभी ही मंत्री महाराज देवसेन के परम भक्त थे तथा बुद्धिमान की बुद्धि के धनी थे। अतएव सब महाराज के अपने उक्त सूझबूझ उनके सामने उपस्थित की तो उन लोगों ने उस समय उन परिस्थितियों में जो कुछ सबसे उत्तम हो सकता था उसे अपनी बुद्धि के अनुसार सोच करके अपने पद के क्रम से अपनी अपनी सम्मति प्रकट की। राजनीति का यह मूल मंत्र है कि अपने से प्रबल शत्रु के साथ किसी भी प्रकार का बैर ना करे, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि सामान शक्तिशाली से युद्ध करना सरल है, क्योंकि उसमें अनेक शेष दोष हो सकते हैं जो विजय में बाधा दें। हाँ, अपने से हीन शत्रुओं पर ही यदि नरेंद्र देश और काल का विचार करके आक्रमण करता है तो निश्चित ही उसका प्रयत्न पूर्वक सफल होता है। नीति शास्त्र के पंडितों की तो यह स्पष्ट सम्मति है कि साम दान आदि 6 उपायों से साम का प्रयोग करके ही अपने कार्य की सिद्धि कर लेना चाहिए, कारण इसमें किसी प्रकार का उपद्रव और हानि की आशंका नहीं है। तो हे भूपाल, 6 उपायों में से भेद तथा दंड यह दोनों
असंख्य प्राणों के आदि के नाश करने में परिमित है, और धन्य का वह हजारों प्रकार के कलेशों के अशुभ प्रधान चंड की जड़, अशुभों के प्रधान की जड़ ही नहीं अपितु मौत की खान है। सब राजाओं में यदि कोई पारस्परिक भेद है तो वह मान का ही होता है। इतने में ही शुभ तथा उन्नति के अवसर में वे सब आदर मान बढ़ाने के साथ साथ प्राप्ति करते हैं, और आपके द्वार पर खड़ा हुआ आपका शत्रु आप जानते ही हैं स्वभाव से अपने सम्मान का बड़ा भारी लोलुप है, क्योंकि हमें इंद्रसेन का स्वागत सत्कार करके बचना चाहिए। यदि आप सोचते हैं कि संधि का उपाय ग्रहण करने से जहाँ शत्रु का मान बढ़ेगा वहीं आपका आत्मगौरव धूल मट्टी में मिल जाएगा, सो यह दोष हो ही नहीं सकता है, क्योंकि स्मृति में कहा गया है कि दैविक संपत्ति एकमात्र आश्रय प्रभु महेंद्र ने भी अपने इष्ट कार्य की सिद्धि के लिए अपने स्वाभिमान को भी छोड़कर इस संसार के राज उपेंद्र नारायण को दे दिया था, और जिसका लक्ष्य चिन्ह रक्त कमल ही था। श्रेष्ठ नीति यही इस उपस्थिति में यही कहती है कि धन दे करके, राज का भाग दे करके, नगर समर्पित करके, अलक्ष्य रत्नों को भेंट करके तथा किसी भी अन्य शांति का उपाय के द्वारा, और जो क्या यदि कुछ युद्ध के मूल कारण हाथी को ही दे करके, इसका जो भी कुछ चाहे वही सब कुछ दे करके समय उसे प्राण बचाना चाहिए। उक्त प्रकार से परिणत हो जाना ही उचित होता है। यदि आक्रमण करने वाला राजा किसी सार्वभौम चक्रवर्ती के सभी गुण होते हैं, किंतु महाराज जानते ही हैं कि इस इंद्रसेन की जो योग्यताएं हैं वे बड़ी खींचातानी के बाद मध्य कोटि के राजा की बन सकती हैं। अतएव इसे किसी उत्तम कोटि के राजा की सहायता लेकर के जीतना बिल्कुल सरल है। हे प्रभु, आप इसे जो कुछ दे करके संधि मोल लेना चाहते हैं उतना ही किसी अन्य राजा को भेंट करके हम उसे संपत्ति दे करके इसके ऊपर आक्रमण करने के कह सकते हैं, क्योंकि वह इससे भी अधिक शक्तिशाली बलशाली होगा, और वह सब हो सकता है। यदि आपकी अनुमति हो तो हम युद्ध के महाराज श्री वीरसेन की शरण में जावें, क्योंकि वर्तमान के सब राजाओं में जहाँ तक मंत्र शक्ति, प्रभु शक्ति तथा उत्साह शक्ति इन तीनों का संबंध है वे सबसे बढ़कर हैं। और दूसरे मंत्री ने बड़ी विनम्रता के साथ अपनी सहमति प्रकट की थी। आज के स्वाध्याय में इतना ही। अगला स्वाध्याय करेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोक का लोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। 9 बार नमो पार्वती।